रामदीन की मौत के बाद उसके टहलवी को भी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि उनके परिवार में अब हिस्से बंटवारे की जंग शुरू हो गई। रामदीन जिनकी भी ठीक से चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, ठीक से उनको अभी उनके आत्मा की शांति भी न मिली होगी। उनके जाने के सिर्फ 13 दिन बाद ही घर में, परिवार में उनके बेटों के बीच हिस्से की जंग शुरू। ऐसा लग रहा था कि शायद उनके बच्चे भी उनका इंतजार ही कर रहे थे कि कब उनके पिताजी जाएं, कब उनके पिताजी इस दुनिया से जाएं और वह हिस्सा ले लें। रामदीन की दो दो बेटे थे। एक का नाम महेश, दूसरा के नाम राजेश था। रामदीन की मौत के बाद उनको सिर्फ 7,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती थी। बस उसी 7,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए उनके बेटों में पैसे की जंग शुरू। रामदीन का बड़ा बेटा राजेश जो शहर में रहता था, वह हाथ में कुछ कागजात लेकर वह घर में आता है। अपनी बूढ़ी माँ को संवेदना देने के बजाय, उनका हौसला बढ़ाने के बजाय वह तुरंत उनके पास जाता है और कहता है, अम्मा अम्मा ये लो, इसमें अम्मा लो, इस कागजात में तुम अंगूठा लगा दो। माँ जो अभी ठीक से अपनी पति की मौत से उबरी भी नहीं थी, वह सुनकर कहती है, बेटा कौन से कागजात हैं और तू उसमें मेरे अंगूठा क्यों लगवाना चाहता है। मैं राजेश बोलता है, माँ देखो माँ, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक यहाँ गांव से बहुत दूर है, तो तुमको आने जाने में बहुत तकलीफ भी होगी। मैं तुम्हारा बैंक अपने में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, जिससे मैं तुम्हारी सेवा कर सकूँ, तुम्हारा इलाज कर सकूँ, अब तुमको अपने साथ शहर ले जा सकूँ। इस गांव में इतनी सुख सुविधाएं नहीं मौजूद है माँ, जिसको तुम ठीक से फॉलो कर सको। तो तुम कागजातों में अंगूठा लगा दो, जिससे मैं तुम्हारा पैसा अब सीधे मेरे अकाउंट में आएगा और तुमको बार बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुमको पैसा निकाल के तुमको दे दिया करूँगा। माँ कुछ नहीं बोलती है, लेकिन रामदीन के छोटे बेटे की पत्नी सुधा, वह किचन में थी, वह सभी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। उससे रहा न गया और वह तुरंत आकर कहती है, भाई साहब, वाह भाई साहब, अभी तक आप तक का यह प्यार कहाँ था, अभी तक आपका यह प्यार कहाँ था। बापूजी, जब बापूजी थे तब तो आपने यह प्यार बापूजी के लिए कभी नहीं दिखाया। जब बापूजी भी बीमार रहते थे, उनको बीमार पड़ते थे, तो मैं आपको हर बार फ़ोन लगाती थी, आप यही कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। इन 5 सालों में आप एक बार भी बापूजी का इलाज नहीं करवाया। इलाज तो छोड़िए, आपने ठीक से उनका हाल चाल भी नहीं पूछा। और आज उनके जाने के बाद आप को माँ की बड़ी फिक्र हो रही है। वह फिक्र बापूजी के प्रति कहाँ थी जब बापूजी कहते, मेरे बड़े बेटे राजेश से बात करा दो, तब आप ठीक से उनसे बात भी नहीं करते थे। तब आपका यह प्यार कहाँ था। देखो सुधा, जो हो गया उसको भूल जाओ। मैं माँ की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बापूजी की सेवा तो नहीं कर सका, लेकिन अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। तो माँ, तुम जल्द से इस डॉक्यूमेंट में अपना अंगूठा लगा दो।
और चलो मेरे साथ इस शहर में। सुधा कहती है कि माँ कहीं नहीं जाएंगी, माँ यहीं रहेंगी, माँ कहीं भी नहीं जाएंगी। आपको माँ से प्यार नहीं है भाई साहब, आपको तो प्यार उस 60,000 रुपए की पेंशन से है। आप वह 60,000 रुपए की पेंशन हड़पना चाहते हैं, आपको माँ से प्यार नहीं है। आप जो ये दिखावटीपन कर रहे हैं ना, ये सब पता है मुझको, आप क्यों कर रहे हैं। तभी राजेश गुस्से में अपने छोटे भाई महेश से बोलता है, महेश तू देख क्या रहा है, तू क्या देख रहा है। समझाता क्यों नहीं अपनी बीवी को कि इस घर के फैसले मध्य करते हैं, बड़े करते हैं, इसमें औरतों का कोई भी दखल नहीं होता। और तेरी बीवी कब से बड़ कर रही है और तू कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम चुपचाप शांत खड़ा हुआ है। तभी महेश उठता है और अपनी बीवी के पास जाकर कहता है, चलो तुम कमरे में चलो, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, चलो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम। सुधा कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे माँ की फिक्र है। मुझे पता है कि भाई साहब माँ को नहीं ले जा रहे हैं, खाली उनकी पेंशन को ले जा रहे हैं। मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी राजेश गुस्से में उठता है और माँ का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो माँ, चलो माँ, चलो माँ, ये लोग तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, चलो। तभी वहाँ पर वकील साहब की एंट्री होती है, जो राम दिन के पुराने मित्र थे। सभी लोग वकील साहब को देखकर शांत खड़े हो जाते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। वकील साहब कहते हैं, राम दिन को पहले से ही पता था कि उनके जाने के बाद उनके घर में ही क्या पावंडर मचने वाला है। तो लेकिन उससे पहले ही उन्होंने, अपने मानने से पहले ही उन्होंने वसीयत लिख दी है। वसीयत किसको मिलेगी, कितना मिलेगी, क्या मिलेगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सभी लोग शांत खड़े हो जाते हैं। वकील साहब और वसीयत पढ़ते हैं, मैं रामदीन अपने पूरे होश और आवास में यह कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे पेंशन और इस घर का पूरी जिम्मेदारी, ये पूरा घर मेरी पत्नी सुनीता के नाम हो जाएगी। हालांकि सुनीता सरल स्वभाव की है, वह फैसले लेने में समर्थ नहीं है, तो मैं पेंशन की जिम्मेदारी और घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी छोटी बहू सुधा के नाम करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इन 5 सालों में किसने मेरी सेवा की, किसने मेरा ध्यान दिया और किसने मेरा फ़ोन पे हाल पूछा। यह वसीयत सुनने के बाद राजेश सन्न रह जाता है। वह कुछ नहीं बोलता, बस अपना बैग उठाता है और सर नीचे करते हुए वापस चला जाता है। सुधा और उसके पति महेश को लगा कि अब शायद घर का माहौल शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं। राजेश यहाँ पर रुकने वालों में से नहीं था। उसने फिर एक तगड़ा प्लान बनाया। 4 दिन बाद फिर से राजेश शहर से गांव आया। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और यह कहा कि देखिए गांव वालों, मेरे छोटे भाई और उसकी बहू ने, उसकी पत्नी ने मेरी माँ को बंधक बना लिया है। मैं उसको ले जाना चाहता हूँ, लेकिन यह लोग उसको बंधक बना लिए हैं। उसके ऊपर जादू टोना कर दिए हैं मेरी माँ के ऊपर, जिसके कारण मेरी माँ कुछ भी बोल नहीं पा रही। क्या एक बड़े बेटे का फर्ज नहीं है कि वो अपनी माँ की सेवा करे, अपनी माँ का ध्यान रखे? क्या एक बड़े बेटे का फर्ज नहीं है? अब आप लोग ही मेरा सही फैसला कीजिए गांव वाले। अब आप लोग ही मेरा सही फैसला कीजिए। इन लोगों ने एक फर्जी वसीयत भी बनवा ली है वकील से मिलकर, और मुझे यह लोग हमेशा हमेशा के लिए इस घर से
हटाना चाहते हैं। सभी लोग, गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग रामचंद्र के घर पहुंच जाते हैं। सभी को देखकर रामचंद्र की पत्नी सुनीता, उसकी छोटी बहू सुधा और उसका छोटा भाई महेश हैरान रह जाते हैं। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं, बहू, क्या तुमने पैसों के लिए अपनी सास के ऊपर जादू टोना करवाया है? पैसा बड़ी बहुत ही बुरी चीज होती है। क्या तुम लोगों ने पैसों की लालच में माँ के ऊपर जादू टोना करवाया है? सुधा कुछ नहीं बोलती, बस वह अपने रूम में जाती है और अलमारी से पुरानी दवाइयों की पर्चियाँ निकाल कर लाती है और कहती है, यह लीजिए गांव वालों, देखिए इन 5 सालों में बाबूजी का जो भी खर्च हुआ, जो भी जिम्मेदारी थी, मैंने बखूबी निभाया। मैंने उन पेंशन का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपने दम के माथे अपने बापूजी की सेवा की। लेकिन भाई साहब ने एक दिन भी बाबूजी की सेवा नहीं की। जब भी मैं भाई साहब को फ़ोन लगाती तो भाई साहब यही कहते, और फिर से जाती और एक कोरा कागज़ और पेन ले आकर राजेश के पास पटक देती और कहती है, भाई साहब, आपको माँ की सेवा करनी है ना, आपको माँ को शहर ले जाना है ना, तो इस कागज़ पर दस्तखत कीजिए कि माँ को जो भी पेंशन मिलेगी वह उस पेंशन से आप 1 रुपये भी नहीं लेंगे। वह जो भी पेंशन होगी वह सारी पेंशन अनाथालय जाएगी, गरीबों के पास जाएगी। तो अगर आप यह करने के लिए तैयार हैं तो आप माँ को ले जाइए। यह सुनकर राजेश के पहलों के तले जमीन खिसक जाती है। अब सभी गांव वाले बुजुर्ग लोग एक एक तक करके राजेश की ओर देख रहे थे, जो एक समय पर शोर शराबा था, अब पूरा तरीके से माहौल ठंडा पड़ चुका था। राजेश कहता है, कैसी सेवा, भला फ्री में कैसी सेवा होगी, बिना पैसों की कैसी सेवा, कैसी जिम्मेदारी। सुधा मुस्कुराती है, बस भाई साहब, मैं यही सुनना चाहती थी कि आपको माँ से प्यार नहीं, उनके पैसों से प्यार है। आपको माँ से कभी प्यार था ही नहीं। आपको तो बस उन पैसों से प्यार था जिसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं। आपको तो कभी माँ से प्यार था ही नहीं भाई साहब, था ही नहीं। तभी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने बिस्तर से उठती है और राजेश के पास जाकर कहती है, जब तू छोटा था ना, तो तेरे बाबूजी ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि तुम लोग उनके ऊपर जिम्मेदारी हो। उस समय उनकी मासिक पेंशन सिर्फ 200 रुपये की थी। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि तुम लोग उनके लिए बोझ हो, और आज तेरी माँ तेरे लिए बोझ बन गई है। बेटा, तेरे लिए माँ मर चुकी है, अब तेरे लिए माँ मर चुकी है। तेरा परिवार, तेरा सब कुछ भी नहीं है। अब तू जा यहाँ से, तेरा इस दुनिया में अब कुछ नहीं है बेटा, जा। राजेश सर नीचे झुकाकर हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ के शहर चला जाता है और कभी भी लौट कर नहीं आता। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक